हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। उसमें 18 सवाल थे और वो 18 के 18 सवाल हमने कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज 2.1 रिलेटेड थी डिस्टेंस फार्मूला से। अब हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज 2.1, 2.2 हैज़ मोर कॉन्सेप्ट्स। जो पैरा कॉन्सेप्ट है वो है डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं, इसका भी फार्मूला लिखवा लेते हैं और फार्मूला लिख के सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 12th ग्रेड में आन के, सेकेंड ईयर में आन के आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करते, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता हो गया कि जनाब ये फार्मूला है इंटरनल डिवीज़न का, ये फार्मूला है एक्सटर्नल डिवीज़न का, सवाल देख के पुट कर दो। लेकिन उस वक्त जहन में एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ये तो आता होगा कि यार इंटरनल डिवीज़न क्या चीज़ है, एक्सटर्नल डिवीज़न क्या चीज़ है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करने के लिए कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, हम आज का जो लेक्चर होगा वो थ्योरी के ऊपर बेस करेगा। आज हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू नहीं करेंगे, लेकिन 2.2 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो है डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। किसी लाइन सेगमेंट को, किसी लाइन को किसी रेशो में कैसे तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अच्छा, अब वो जो कॉन्सेप्ट हम करेंगे ये वाला, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है हमारे पास इंटरनल डिवीज़न और एक पार्ट है हमारे पास एक्सटर्नल डिवीज़न। लेकिन हम इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न शुरू करने से पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि दोनों टाइप की डिवीज़न में यूज़ होगा, हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। और वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स। देखें, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर शेप्स क्या होते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, सेम शेप्स बट डिफरेंट इन साइज। सिमिलर का अक्सर लोग जब उनसे पूछा जाए, स्टूडेंट से भी, कि भाई सिमिलर का मतलब क्या होता है, वो बोलते हैं सर सिमिलर का मतलब सेम होता है। नहीं, सिमिलर का मतलब सेम नहीं होता। सिमिलर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, सेम शेप्स बट डिफरेंट इन साइज। दिखने में दोनों 100% सेम लगें, लेकिन दोनों के साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो। एक छोटा हो, एक बड़ा हो। ऐसा ही है, दो पानी के गिलास हैं, दोनों गिलास 100% सेम लग रहे हैं, लेकिन एक छोटा गिलास है और एक बड़ा गिलास है। जैसे आप देखें, कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं 1.5 लीटर, 2.25 लीटर और 700 ml, आप देखें तमाम कोल्ड ड्रिंक का शेप्स एक ही होता है, लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे उसको, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है सिमिलर का। तो सिमिलर डजंट मीन्स सेम। सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप्स बट डिफरेंट इन साइज। शेप बिल्कुल सेम हो, एक जैसा लगे, लेकिन एक का साइज़ छोटा हो और एक का साइज़ बड़ा हो। अब यहाँ पर हम जो करेंगे वो करेंगे सिमिलर ट्रायंगल। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। देखें, दोनों दिखने में आपको 100% सेम लग रही हैं, लेकिन एक का साइज़ छोटा है और एक का साइज़ बड़ा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, भाई ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। बट सिमिलर डजंट मीन सेम। सेम का मतलब होता है 100% इक्वल, लेकिन ये तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो सिमिलर का मतलब ही एक छोटा और एक बड़ा होता है। अच्छा, ये जो साइन लिखा हुआ है, ये जो एक वेव का साइन है, इसको हम सिमिलर के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बट क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम खाली देख के कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है? जवाब है नहीं। हमें उसकी सिमिलरिटी चेक करने के लिए कुछ पॉइंट्स दरकार होते हैं, कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो 3 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है, चेकिंग रूल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। पहला जो टूल है ट्रायंगल की सिमिलरिटी को चेक करने का, वो है नंबर 1, अगर 2 एंगल्स आर सेम। अगर 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल छोटी है और एक ट्रायंगल बड़ी है,
और उन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल पहली वाली ट्रायंगल के और दो एंगल दूसरी वाली ट्रायंगल के सेम है, तो हम कहेंगे कि यस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, नॉट सेम, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये छोटी ट्रायंगल है, एक ये बड़ी ट्रायंगल है। देखें इसमें एंगल ए कितना है 30, इसमें एंगल पी कितना है 30, इसमें एंगल बी कितना है 45, इसमें एंगल क्यू कितना है 45। यस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के दो दो एंगल सेम हैं, तो इसीलिए ये पहला केस है, टू एंगल्स आर सेम। बट स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हमेशा एंगल दिए जाएं। अगर एंगल नहीं दिए हुए फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है? तो उसके लिए हम दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस ये होता है, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल हो तो तब भी ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। पहला केस क्या था, दो एंगल सेम हो, और अगर एंगल नहीं दिए हुए तो फिर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, मैंने दो ट्रायंगल्स दी हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। ए बी साइड कितना है 2, पी क्यू कितना है 4, बी सी कितना है 3, क्यू आर कितना है 6, ए सी कितना है 5, पी आर कितना है 10। तो अब अगर आप इनका रेशो निकालें, प्रोपोर्शनल का मतलब है उनकी साइड्स की जो रेशोज है वो सेम होगी। साइड सेम नहीं हो सकती, साइड तो सेम होना नामुमकिन है ना, क्योंकि सिमिलर का मतलब होता है एक छोटा एक बड़ा। तो देखिए साइड ए बी कितना है 2, साइड पी क्यू कितना है 4, तो 2/4 ले लीजिए। साइड क्यू आर कितना है 6, साइड बी सी कितना है 3, साइड क्यू आर कितना है 6, साइड ए सी कितना है 5, साइड पी आर कितना है 10। अब अगर आप इन तीनों को डिवाइड करें, 2 2 4, 3 2 6, 5 2 10, तो सबका आंसर क्या आ रहा है 1/2। यस, अगर तीनों की रेशोस का आंसर सेम आ रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी चेक करने के सिमिलर है या नहीं है, उसका पहला केस क्या था, या तो दोनों एंगल सेम हो। दूसरा केस क्या है, अगर एंगल नहीं दिए हुए तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, उनका साइड्स का जो रेशो आ जाए वो सेम आ जाए। एक तीसरा केस भी होता है, अगर आपको दोनों एंगल नहीं दिए हुए और तीनों साइड्स नहीं दी हुई, तो तीसरा और आखिरी केस आप क्या लगाते हैं, 2 sides आर प्रोपोर्शनल एंड 1 एंगल इज सेम। 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हो और एक एंगल सेम हो, तब भी ट्रायंगल क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। देखिए इस वाली ट्रायंगल में एंगल ए कितना है 30 डिग्री, और इस वाली ट्रायंगल में एंगल, सॉरी ये मैंने सही से नहीं लिखा, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। देखिए इस वाली ट्रायंगल में एंगल ए कितना है 30 डिग्री, इस वाली ट्रायंगल में एंगल पी कितना है 30 डिग्री। इसका मतलब है एक एंगल बराबर हो गया। अब दो साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो। देखें ए बी कितना है 2 और पी क्यू कितना है 4, तो 2/4 इज इक्वल्स टू बी सी कितना है 3 और क्यू आर कितना है 6, 3/6। अब अगर आप इसको काटेंगे तो 2 2 4, 3 2 6, और इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है 1/2। आप कह सकते हैं हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो 3 केसेस होते हैं ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी चेक करने के। पहला रूल ये है, या तो दो एंगल सेम हो। दूसरा रूल ये है, या सारी की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो, यानी कि सारी साइड्स का जो रेशो है वो सेम है। और तीसरा केस ये है कि कोई एक एंगल इक्वल हो और दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो तब भी ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स दिखने में सिमिलर हैं ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए बता दिया, लेकिन चेकिंग करने का तरीका ये है। विदाउट चेकिंग हम नहीं कह सकते ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। अच्छा, अब बात ये है कि इस पूरे टॉपिक का जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है सिमिलर ट्रायंगल्स का, इसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है इस मेन टॉपिक से, लेकिन इस टॉपिक में असल में ये वर्ड आता है सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो उस वक्त क्या हम रट्टा लगाते हैं कि यार सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। अब चूंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम जा रहे हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हमारा मेन टॉपिक क्या है,
डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। तो दो तरह से हम डिवीजन करते हैं एक लाइन की, एक हम इंटरनल डिवीजन करते हैं और एक हम एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंटरनल डिवीजन। तो देखिए इंटरनल डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये पॉइंट ए है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और ये पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ पॉइंट P x y लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, पॉइंट P जो है वो इस लाइन के ऊपर एक जगह पर मौजूद है, एंड सेटिस्फाइड, और ये कह रहा है कि ए पी का रेशो पी बी के रेशो किसके बराबर है, ए पी का जो रेशो है वो m1 है, यानी कि ए और पी का जो कटिंग हो रही है जो रेशो है वो कितना है, m1 पार्ट है, और पी बी का जो है वो m2 पार्ट है। तो ए पी रेशो पी बी बराबर है m1 रेशो m2। होप यू अंडरस्टैंड। देन वी से दैट P डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशो m1:m2। हम कह सकते हैं कि ये P जो है ये ए बी को डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशो में, लाइक 2:3 के रेशो में, लाइक 4:5 के रेशो में, लाइक 3:7 के रेशो में। सही है, तो ये आ गया आपके पास। द पॉइंट ऑफ डिवीजन हैज़ द कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो आपके पास P है Pxy, इसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, Pxy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा y के लिए क्या बनेगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला आ गया। बट अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, किस जगह से आया। ये तो बस खाली आपने स्टेटमेंट दे दिया, ये असल में क्या है, ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है कि जी एक पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट पर होगा तो वो हमेशा इस रेशो में उसको जो है वो डिवाइड करेगा इंटरनली। एक्सटर्नली क्या होता है थोड़ी देर के बाद पता लगेगा। अब हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं ये देखिए। प्रूफ, द फॉर्मूला कैन बी ड्राइव्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग टू सिमिलर राइट ट्राइंगल्स। अब आप खुद देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं समझाता और मैं डायरेक्ट ये शुरू करवा देता तो फिर आपके जहन में आता है कि यार ये सिमिलर राइट ट्राइंगल्स, ये सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। आपको डेफिनेटली आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको पता लग गया कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं और सिमिलर और ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी कैसे चेक की जाती है। द फॉर्मूला कैन बी ड्राइव्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग टू सिमिलर राइट ट्राइंगल्स एज शोन बिलो। देखिए ये मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करी हैं। एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ये बड़ी वाली है, और एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ये छोटी वाली है। सही है, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों है सिमिलर, अभी आपको बताता हूँ। देयर हाइपोटेन्यूज अलोंग द लाइन सेगमेंट आर इन द रेशो m1:m2 सॉरी। अब ये कह रहा है कि दोनों के जो हाइपोटेन्यूज हैं, दोनों ट्राइंगल्स के जो हाइपोटेन्यूज हैं उनको एक ही लाइन पर ले लिया। मतलब ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमने इस तरह बनाई हैं कि दोनों के हाइपोटेन्यूज एक ही लाइन पर आ गए। एक ट्राइंगल को लिया, उसके ऊपर दूसरी ट्राइंगल को इस तरह रखा कि दोनों के हाइपोटेन्यूज एक ही लाइन पर आ गए, और हमने कह दिया कि भाई ये पॉइंट P जो है वो XY है और A से लेकर P तक का रेशो m1 है और P से लेकर B तक का रेशो m2 है, ऐसे ही जैसे ये था। लेकिन अब ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की फॉर्म में आ गया है। अब इसके बाद जगह बाकी नहीं बची है, तो अब हम इधर कुछ लिखेंगे मज़ीद। तो देखिए अब यहाँ तक इस ट्राइंगल के बाद जो काम शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू होगा। थोड़ा सा काम है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है। बोथ इस डायग्राम के बाद
both the triangles are similar. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है हम ये कैसे कह सकते हैं ये ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो इन तीन में से 1 2 3, इन तीन में से कोई एक केस इसके ऊपर लग रहा है, या तो दो एंगल सेम है, या सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है, या एक एंगल सेम है और 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है। कैसे पता लगेगा? देखिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एज corresponding angles are equal। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इस केस नंबर 1 की वजह से। केस नंबर 1 क्या कहता है कि दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स अगर बराबर हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है, वरना ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो देखिए मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूं। इस ट्रायंगल का ये एंगल कितना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एक एक एंगल तो बराबर हो गया। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर भी है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो एंगल्स अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये दो एंगल्स बराबर हैं इस ट्रायंगल के और ये दो एंगल्स बराबर हैं इस ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो गोल था वो अचीव हो गया, कि खाली ये लिख के जान नहीं छुड़ाई, बल्कि बताया कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। अब उसके बाद तो सारा काम आसान हो गया। आगे चलते हैं। अब जब पता लग गया कि ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो फिर ये तमाम के तमाम केसेस इसके ऊपर होल्ड कर जाएंगे, यानी कि रेशोज भी सेम हो जाएंगी, एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है ये दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो पहला जो मरहला था वो ये था कि ट्रायंगल्स प्रूव हो जाए कि सिमिलर हैं, और प्रूव हो गया। अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि AP का रेशो BP के साथ, AP का रेशो BP के साथ ले रहा हूं। AP का रेशो कितना दिया हुआ है यहां पर? M1। और BP का या PB का रेशो क्या दिया हुआ है? M2। सही है जनाब, यहां तक हम पहुंच गए, क्योंकि हमने कहा कि भाई ये रेशो है, AP का और BP का रेशो ले लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। बल्कि नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम लें PA का रेशो AB के साथ। PA हमारे पास क्या है? M1। देखें PA हमारे पास क्या है? M1 है। और AB हमारे पास, अगर हम AB का पूरा लाइन देख लें तो पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास? इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक M1 है और यहाँ से यहाँ तक M2 है, तो ये हो जाएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा, अब आप PA को यहाँ रखें, AB को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय, ये AB यहाँ पर क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं PA की। P से लेकर A तक की बात करते हैं, और हम सिर्फ X वैल्यू की बात करते हैं, Y वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम खाली P से लेकर A तक की वैल्यू निकालें सिर्फ X की, तो क्या हो जाएगा? X माइनस X1। तो PA का वैल्यू क्या हो रहा है? X माइनस X1 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M1 प्लस M2। और AB का भी हम सिर्फ X वैल्यू निकालना है, सिर्फ X की बात करना है, Y की बात थोड़ी देर की बात करेंगे। तो अगर हम खाली X को देखें
तो ए में x1 है और b में x2 है, तो ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब आप देखिए ये माइनस x1 को यहाँ शिफ्ट कर दें, प्लस x1 हो जाएगा, और ये m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x2 माइनस x1 ऐसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद m1 बल्कि हम इस तरफ कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छी तरह शो कर सकें अपने काम को। अब ये वाला तो आपको पता लग गया, सिमिलर की पूरी स्टोरी आपको पता लग गई है, तो नो नीड टू राइट, समझ में आ गया बात आपको, बहुत अच्छी तरह से कोशिश की समझाने की। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे m1 प्लस m2 का, तो इसके नीचे लिखा हुआ है 1, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2 x1 से, प्लस ये लिखा हुआ था m1, इसको तो हमने टच नहीं किया है, और ये मल्टीप्लाई उसी तरह हो रहा है x2 माइनस x1 से। तो x इज इक्वल्स टू, अब आप मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x1 प्लस m1 x2 और माइनस m1 x1, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है m1 प्लस m2 x इज इक्वल्स टू, और से देखें m1 x1 से कट रहा है, तो बाकी क्या बचा आपके पास, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये वही तो आ रहा है जो हमें प्रूफ करना था, m1 x2 प्लस m2 सॉरी हाँ m2 x1, ये असल में थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चले मैं इसको इस तरह कर दूँ ताकि आपको कोई तशवीश ना हो। m1 पहले लिखा हुआ है, m1 आगे पीछे लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट शो कर देते हैं कि हाँ जी एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है। देखिए जनाब, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बिल्कुल इसी फॉर्मेट से यही सब कुछ आ जाएगा। अब आप y ले लीजिएगा, तो इसलिए y मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, y प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आप क्या ले लेते हैं, वही y माइनस y1 और वहाँ ले लेते हैं y2 माइनस y1 और एंड में वही चीज़ आ जाती। तो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू m1, यहाँ आ जाएगा y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। So student, hope you understand completely the internal division of a given line segment। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल होंगे जो एक्सरसाइज 2.2 है। अब मज़ा आएगा सवाल करने में कि अब आपको कम से कम ये नहीं होगा कि यार ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आए हैं। अब हम प्रूव करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल डिवीजन एस। तो अब इसको मिटा देते हैं, हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। क्या है जनाब एक्सटर्नल डिवीजन? 2 एक्सटर्नल डिवीजन व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन, उसको भी लिख लेते हैं। थ्योरम, वही लाइन बनाए उसी तरह, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा a x1 y1 और ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास b x2 y2 और ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास px। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे इंटरनल डिवीजन के अंदर
पॉइंट P जो होता है वो A और B के साथ होता है, और एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर जो होता है वो पॉइंट P जो होता है वो A B से दूर होता है, आउटसाइड। तो इन दोनों से दूर चला गया तो एक्सटर्नल डिवीजन है, और इन दोनों के अंदर है, दरमियान का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा वरना वो मिड पॉइंट बन जाएगा, इन दोनों के अंदर है तो वो इंटरनल है। तो आ जाइए आगे, छोटा सा काम करेंगे, सब कुछ वही लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा बस चेंज होगा। इफ पॉइंट P एक्स वाई लाइज ऑन द, पहले मैं लिख लेता हूं, एक्सटेंशन ऑफ लाइन सेगमेंट AB, not line between points A and B, and satisfies AP का जो रेशो है वो M1 है, और BP का जो रेशो है वो M2 है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं AP PB is equals to M1 is to M2. Then we say that P divide AB externally in the ratio M1 is to M2। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। The point of division is P x y is equals to M1 x2 minus M2 x1 upon M1 माइनस M2 और कॉमा M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1। पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन। तो हमने सपोज कर लिया P एक्स वाई लाइज ऑन द एक्सटेंशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ए से लेकर बी तक का था, हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया लाइन को, यहाँ तक पहुँच गया, ये P एक्स वाई है। आगे लिखा हुआ है नॉट लाइन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जाहिर सी बात है हम एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो ए बी से बाहर की तरफ होगा, इंटरनल में ए बी से अंदर की तरफ था, तो लिख दिया नॉट लाइन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए पी का जो रेशो है वो M1 है और PB का जो रेशो है वो M2 है। देन वी से दैट P डिवाइड्स AB externally in the ratio M1 is to M2. The point of division is Px by M1 x2 minus M2 x1 upon M1 minus M2, M1 y2 minus M2 y1 upon M1 minus M2। स्टूडेंट इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा क्योंकि इसका प्रूफ बहुत आसान है। आप
अगर चाहें प्रूफ करना तो आप यही दो ट्रायंगल्स बनाएंगे, फ़र्क क्या हो जाएगा, ये ए है, ये हो जाएगा बी और वो हो जाएगा पी। और उसी तरह आप फॉर्मूले जैसा आपने इंटरनल में आपने रेशो किया था ए पी अपॉन पी बी, बिल्कुल उसी तरह करेंगे और आप देखेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। यूजुअली क्या होता है, टीचर्स क्या बताते हैं कि भाई इंटरनली के अंदर जो है वो प्लस आता है और एक्सटर्नली के अंदर जो है वो माइनस आता है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आई ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बट मैंने आपको काफ़ी सारा बता दिया है। एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यही हो जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ये जो आपके पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है यही आपका मिड पॉइंट बन जाता है। लेकिन फ़र्क ये, जब हम मिड पॉइंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ए आपके पास क्या है, x1 y1, बी आपके पास क्या है, x2 y2, और p आपके पास बीच में बैठा हुआ है। अभी p बीच में नहीं था, p तो कहीं भी हो सकता है, कभी रेशो 2/3 होगी, कभी रेशो 3/4 होगी, कभी रेशो 5/7 होगी, कभी 8/3 होगी। बट मिड पॉइंट में क्या होता है, रेशो हमेशा 1:1 होती है। यानी कि फॉर मिड पॉइंट m1:m2 इज ऑलवेज 1:1। ये आपको याद रखना है, 1:1 का रेशो, क्योंकि बिल्कुल बीच में से ना, भाई हम क्या बोलते हैं, बीच में से तोड़ दो किसी चीज़ को, बिल्कुल मिड में से, तो आधा इधर आधा इधर, तो ये ऐसी सेटिंग है। तो अब अगर आप ये दोनों चीज़ें इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट जो आएंगे, जहाँ जहाँ m1 m2 है वहाँ वहाँ आप 1 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 1 + 1 2, और यहाँ 1 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 1 + 1 2। तो ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो जनाब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया है। अब है असल काम जो आपने समझ लिया। उसके बाद अब है एक्सरसाइज शुरू करना, जो कि डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में ही शुरू होगी। बट अब आपको तैयारी हो गई कि यार हमारा काम क्या है। तो ये सारे सवाल मैं आपको गारंटी देता हूँ 25 सवाल हैं और हम 25 के 25 सवाल करेंगे, वो इन्हीं फॉर्मूले से होंगे। और पीछे वाला जो एक फॉर्मूला था एक्सरसाइज 2.1 में डिस्टेंस फार्मूला, वो भी यूज़ हो जाएगा कहीं कहीं किसी सवाल के अंदर। और दो कॉन्सेप्ट्स और हैं इनको, इनके बाद अलावा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब उनका सवाल आएगा तो जब बताऊंगा। अभी तो फिलहाल काफ़ी सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर करवाएं। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।